हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। क्यूज कंपटीशन क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, हम लगातार निरंतर जो है मनोविज्ञान पढ़ते आ रहे हैं पिछले कई क्लासों से, और आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं साथियों, शैशव अवस्था में विकास। जो बाल विकास हमने जो चैप्टर शुरू किया था साथियों, बाल विकास में हमने कल की वीडियो में हमने गर्भावस्था को पढ़ लिया था। कल की वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि किस तरह गर्भ में बालक का जो है विकास होता है, किस तरह गर्भ में 3 परतें होती हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म। तीनों परतें किस तरह बालक का विकास प्रारंभ करती हैं, किस तरह योग नामक तरल पदार्थ से बीजावस्था में जो है पोषण प्राप्त होता है, और किस तरह अपरा या नाल नामक पदार्थ से जो है गर्भावस्था में पोषण प्राप्त होता है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं शैशव अवस्था में विकास। शैशव अवस्था में विकास ये बाल विकास का आप ये मान के चलिए पहला चैप्टर हुआ हमारा। बाल विकास में हमको 3 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं विद्यार्थियों। पहला शैशव अवस्था में विकास, दूसरा चैप्टर हम पढ़ते हैं बाल्य अवस्था में विकास, और तीसरा चैप्टर हम पढ़ते हैं किशोर अवस्था में विकास। तीनों चैप्टर को मिलाकर एक शब्द बनता है हमारे सामने बाल विकास, जो हमने शुरू किया है। तो चलिए साथियों, जीरो से हीरो की जो साइकोलॉजी की कहानी है साथियों, उस क्रम को, उस श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए साइकोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे साथियों शैशव अवस्था में विकास। किस तरह शैशव अवस्था में विकास होता है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने शैशव अवस्था को क्या क्या नामों से जो है पुकारा है, और क्यों शैशव अवस्था में विकास को पढ़ने की जरूरत पड़ी। हमने पिछली वीडियो में गर्भावस्था से प्रारंभ किया था विद्यार्थियों। हमने प्रारंभ किया था गर्भावस्था से। गर्भावस्था में हमने देखा कि 2 अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं। गर्भावस्था में कितनी अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं? 2 अवस्थाएं। पहली होती है 0 से 15 दिन तक। 0 से 15 दिन तक जो अवस्था होती है विद्यार्थियों, उसको बोलते हैं बीजावस्था। क्या बोलते हैं? बीजावस्था। बीजावस्था में हमको कुछ नहीं पढ़ना। बीजावस्था में हमको सिर्फ इतना पढ़ना था कि योग नामक तरल पदार्थ से क्या होता है विद्यार्थियों, इसको पोषण प्राप्त होता है। दूसरी बीजावस्था के बाद हमने पढ़ा था विद्यार्थियों भ्रूणावस्था। क्या पढ़ा था? भ्रूणावस्था। इस भ्रूणावस्था में हमने 3 परतों का जिक्र किया था। इसके अलावा हमने कुछ हार्मोन्स देखे थे, किस तरह हृदय बनता है, किस तरह लीवर बनता है, किस तरह इनके खोल बनते हैं। ये सब कंसेप्ट हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब इस सब देखने के बाद हमने अंत में बालक का जन्म करा दिया था। अंत में क्या करा दिया था? बालक का जन्म। अब जन्म होने के बाद किस तरह बालक में परिवर्तन आते हैं, किस तरह बालक बड़ा होने लगता है, चीज़ों को समझने लगता है, ऑब्जर्व करने लगता है, इन सब तथ्यों को लेकर, इन सब कंसेप्टों को लेकर शैशव अवस्था में विकास जो चैप्टर है उसके ऊपर आज हम चलने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हमारी क्लास को। आशा और उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आया होगा। पिछली क्लास यदि आपने देखी है तो आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। चलिए साथियों, देखिए शैशव अवस्था में विकास। शैशव अवस्था में विकास, सबसे पहली बात कि ये अवस्था कब से कब तक रहती है विद्यार्थियों? ये अवस्था रहती है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। कब तक रहती है? 0 से लेकर 5 या 6 वर्ष तक, या हम कहें जन्म से लेकर कब तक रहती है विद्यार्थियों? 5 या 6 वर्ष तक। कौन सी अवस्था रहती है? शैशव अवस्था रहती है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। शैशव अवस्था जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक। देखिए इसके उपनाम, शैशव अवस्था को किन किन नामों से जाना जाता है विद्यार्थियों? ये देखिए पहला उपनाम है इसका सीखने का आदर्श काल। ये काल है विद्यार्थियों, सीखने का आदर्श काल। कौन सी अवस्था है विद्यार्थियों? शैशव अवस्था। सीखने का आदर्श काल कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था। ये आपको काल, सीखने का आदर्श काल, शैशव अवस्था। देखिए दूसरा इसका नाम है, दूसरा उपनाम है तीव्र विकास काल। तीव्र विकास काल किसमें होता है साथियों? शैशव अवस्था में। सीखने का आदर्श काल, शैशव अवस्था, तीव्र विकास काल, शैशव अवस्था। अभी एक एक को आपको मैं समझाऊंगा। पहले आप नाम देखिए। जीवन का आदर्श काल, जीवन का आदर्श काल, या हम कहें जीवन की आधारशिला। जीवन की आधारशिला कौन सी अवस्था है साथियों? शैशव अवस्था। जीवन की आधारशिला कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था। देखिए अगला इसका नाम है खिलौने की अवस्था। खिलौने की अवस्था कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था। अगला है इसका
नैतिक शून्यता का काल, नैतिक शून्यता का काल कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था। अगला इसका उपनाम है उदासीनता का काल, उदासीनता का काल कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था। और सजीव चिंतन का काल कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था। अनुकरण का काल कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था। अब ये इसके उपनाम हो गए। अब एक एक के बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों इनको जो है सीखने का आदर्श काल हम कहें या हम कहें तीव्र विकास काल, इसको क्यों कहते हैं। देखिए आप पहले चीज पे आते हैं, सीखने का आदर्श काल। शैशव अवस्था बच्चों सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल कैसे है? आप 2 वर्ष से कम की आयु के या 2 वर्ष की आयु के बच्चे को कुछ भी समझाओगे उसे आसानी से समझ में आएगा। कुछ भी आप उसको बताना चाहोगे उसको आसानी से क्या है विद्यार्थी को समझ में आता है। तो हम कहें कि सीखने का ये क्या है? आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था। सिखाने का भी आदर्श काल है, सीखने का भी आदर्श काल है। बच्चे की सीखने का आदर्श काल भी कौन सा है? शैशव अवस्था। और सिखाने का आदर्श काल भी उनको क्या है? शैशव अवस्था। तीव्र विकास काल है। इस अवस्था में हमको क्या है? तीव्र विकास देखने को मिलते हैं विद्यार्थी को। देखिए एक हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है विद्यार्थियों, बाल्यावस्था में मंद विकास काल है। बाल्यावस्था में कैसा विकास काल है? मंद विकास काल। बाल्यावस्था में कैसा विकास काल है? मंद विकास काल। अब देखिए ऐसा नहीं है कि बाल अवस्था में भी विकास ना होता हो, बाल अवस्था में विकास होता है लेकिन आंतरिक रूप से होता है, जबकि शैशव अवस्था में विकास हमको बाह्य रूप से देखने को मिलता है। बाह्य रूप से कैसे देखने को मिलता है? जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसके दांत निकलेंगे तो हमको लगेगा कि इसका विकास हो रहा है। जैसे कोई बच्चा है वो उसमें डर उत्पन्न हो जाएगा, भय उत्पन्न हो जाएगा तो हमको लगेगा कि इसमें विकास हो रहा है। जैसे कोई बच्चा है जिसका जन्म हुआ है या जो 2 वर्ष का होने वाला हो, वो क्या है सांप को भी पकड़ने लगेगा या वो चिल्लाने लगेगा हाउ हाउ हाउ, मतलब कुछ तरह इस तरह के शब्द बोलने लगेगा तो हमको क्या लगेगा साथियों कि इसका विकास हो रहा है। तो क्या है? तीव्र विकास काल है। अब ऐसा नहीं है कि बाल्यावस्था में विकास नहीं होता, बाल्यावस्था में विकास होता है लेकिन आंतरिक होता है, हमारे शरीर के अंदर होने लगता है। बाल्यावस्था में ऐसा थोड़ी है कि दांत उग रहे हैं, बाल्यावस्था में ऐसा नहीं होता है विद्यार्थियों। बाल्यावस्था में ऐसा नहीं है कि उसको डर और उसका पता ना हो, बाल्यावस्था में सब पता चल जाता है। तो इसलिए बाल्यावस्था में कैसा विकास होता है? आंतरिक। जबकि शारीरिक हम विकास देखें तो किसमें होता है? शैशव अवस्था में। जैसे दांत उगना, उसके बालों का लंबा होना, ये सब किसमें देखने को मिलता है हमको? शैशव अवस्था में। तो शैशव अवस्था सिखाने या सीखने का आदर्श काल है। शैशव अवस्था क्या है? तीव्र विकास काल है। ये आपको समझ में आया होगा। अगला है जीवन की आधारशिला है। जीवन की आधारशिला विद्यार्थियों क्या है? शैशव अवस्था है। जीवन की आधारशिला कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था जीवन की आधारशिला। खिलौने की अवस्था। अब देखिए यहां भी 2 कंसेप्ट है, एक है खेलों की अवस्था, खेलों की अवस्था। अब देखिए विद्यार्थियों, जब भी आपको 2 चीजें मिले, एक है खिलौने की अवस्था, एक है खेलों की अवस्था, आप एक बात सोचिए, दोनों बातें अलग अलग है विद्यार्थियों। खिलौनों की अवस्था और एक है खेलों की अवस्था। बच्चा खेल कब खेलेगा? जब वह दौड़ने लगेगा, सामाजिक वातावरण से जुड़ने लगेगा, बाहर उसके दोस्त बनने लगेंगे, हम कहें बाह्य वातावरण से जब उसके संबंध हो जाएंगे तब वह क्या करेगा? खेल खेलेगा। और बच्चा खिलौने से कब खेलेगा? जब वह घर में रहेगा। घर में बच्चा कब रहता है? 6 वर्ष तक, 5 या 6 वर्ष तक घर में बच्चा रहता है आमतौर पर। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। खिलौनों से खेलने की अवस्था यदि आपसे पूछा जाए तो कौन सी है? शैशव अवस्था। और खेल खेलने की अवस्था कौन सी है विद्यार्थियों? बाल्यावस्था। कौन सी है? बाल्यावस्था। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब बाल्यावस्था आएगी तब भी मैं आपको इसको कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करूंगा। देखिए 2 है, एक खिलौनों की अवस्था और एक है खेलों की अवस्था। खेलों की अवस्था वो होती है विद्यार्थियों जब बच्चा खेल खेलने लगता है। खेल खेलने कब लगेगा? जब वह बाल्यावस्था में पहुंचेगा। और खिलौने से खेलेगा कब? जब वह शैशव अवस्था में होगा, 5 से 6 वर्ष से नीचे होगा, तब वह किससे खेलेगा विद्यार्थियों? खिलौनों से खेलेगा। तो दोनों बातों में आप कंफ्यूज मत होना, आगे हम इसको भी क्लासिफिकेशन करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि खिलौनों का काल आपसे पूछा जाए या खिलौनों की अवस्था पूछी जाए, दिन कौन सा है? शैशव अवस्था। अब देखिए नैतिक शून्यता का काल। नैतिक शून्यता का काल अर्थात क्या सही है क्या गलत है उसको किसी से मतलब नहीं है, उसमें नैतिक आचरण बिल्कुल भी पनपते नहीं है। तो नैतिक शून्यता का क्या है साथियों? शैशव अवस्था नैतिक शून्यता का काल है। उदासीनता का काल से अर्थ होता है विद्यार्थियों उसको स्वाद का या हम कहें उसको किसी भी जो है कंसेप्ट का कोई मतलब नहीं रहता है, वो बिल्कुल उदासीन रहता है, हर चीज से अपनी मौज में अपनी मस्ती में खेलता रहता है, अपने हिसाब से रहता है। उदासीनता का इसलिए इसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। सजीव चिंतन का काल। अब इसको देखिए आप, सजीव चिंतन का काल जब 5 या 6 वर्ष की आयु से कम का बच्चा होता है, यदि आपने
अपने साथ रखा होगा तो वो इस तरह की बातें करता है, जैसे किसी तस्वीर को देखेगा तो वो कहेगा कि ये दादाजी या दादी मेरी तरफ देख रहे हैं। वो चंद्रमा को देखेगा या वो मामा के गए हैं यहाँ से आपके जो घर से, यदि वो मामा के गया है तो वो ये कहेगा कि ये चंद्रमा हमारे साथ क्यों चल रहा है, ये सूरज हमको ही क्यों देख रहा है। तो इस तरह की बातें करेगा, मतलब वो कैसी बातें करेगा, सजीव चिंतन की बातें करेगा, सजीव चिंतन करेगा। मतलब किसी वस्तु को देखकर खुद चिंतन करना क्या कहलाता है विद्यार्थियों, सजीव चिंतन कहलाता है। तो सजीव चिंतन वो कब करेगा, जब वह शेष अवस्था में होगा। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि ये तस्वीर मेरी तरफ क्यों देख रही है, या ये चंदा जो है हमारे साथ ही क्यों चल रहा है। इस तरह की जब बातें करते हैं तो ये क्या है विद्यार्थियों, सजीव चिंतन का क्या है, काल होता है। अनुकरण का काल, देखिए एक शब्द आता है अनुसरण, एक शब्द है अनुकरण, दोनों शब्द अलग अलग हैं। अनुकरण का काल ये क्या है विद्यार्थियों, अनुकरण का काल है। अनुकरण का मतलब हमारी नकलें करने लगता है। जैसे दादाजी कोई बात कर रहे हो कि हम वो कर लेते हैं तो वो एक शब्द को पकड़ लेगा, हाँ कर लेते हैं, मतलब वो क्या करता है, अनुकरण करता है। क्या करता है, अनुकरण करता है। अनुसरण का मतलब होता है आज्ञा मानना, अनुसरण का मतलब क्या होता है, पथ पर चलना। ये क्या है, अनुसरण है। पथ पर चलने का कार्य नहीं करता, वो किसी चीज को या किसी वस्तु को पकड़ लेता है, उसी वस्तु का क्या है, रटना लगा लेता है। तो ये क्या है विद्यार्थियों, अनुसरण का क्या है, काल है। तो ये क्या थे, हमने क्या पढ़े, उपनाम पढ़े। देखिए सीखने सिखाने का आदर्श काल शैशवावस्था, तीव्र विकास काल शैशवावस्था, जीवन की आधारशिला क्या है विद्यार्थियों, शैशवावस्था, नैतिक शून्यता का काल शैशवावस्था, उदासीनता का काल शैशवावस्था, सजीव चिंतन का काल शैशवावस्था और अनुकरण का काल क्या है विद्यार्थियों, शैशवावस्था। ये हमने क्या पढ़े, शैशवावस्था के उपनाम। मुझे आशा उम्मीद है कि इन नामों को पढ़ने के बाद आपको शैशवावस्था में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे हम जब बाल्यावस्था पढ़ेंगे तो इन्हीं नामों का बिल्कुल डिफरेंट वहाँ मतलब रहेगा, उसके उपनाम बिल्कुल इसके जस्ट विपरीत रहेंगे। तो इसलिए मैंने यहीं आपको क्लियर किया है कि बाल्यावस्था में जैसे खेलों की अवस्था, खिलौनों की अवस्था, शैशवावस्था, ये भी आपको कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए। अब देखिए कुछ मनोवैज्ञानिक आते हैं जो शैशवावस्था को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। किस किस तरह से उन्होंने परिभाषित किया है, आइए हम थोड़ा उन पर चर्चाएं करते हैं। देखिए क्रो एंड क्रो जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि 20वीं सदी बालकों की सदी है। जो 20वीं सदी आई है वो किसकी सदी है विद्यार्थियों, बालकों की सदी है। कौन कहते हैं, क्रो एंड क्रो। अगले मनोवैज्ञानिक है बैलेंटाइन, क्या नाम है विद्यार्थियों, बैलेंटाइन कहते हैं कि सीखने का आदर्श काल शैशव अवस्था है। सीखने का आदर्श काल क्या है विद्यार्थियों, शैशव अवस्था है। वॉटसन जी कहते हैं कि शैशव अवस्था तीव्र विकास काल है, शैशव अवस्था तीव्र विकास काल है। कौन कहते हैं, वॉटसन कहते हैं शैशव अवस्था तीव्र विकास की अवस्था है। पूरी परिभाषा ये है इसकी, शैशव अवस्था तीव्र विकास की अवस्था है। क्योंकि हम ऊपर पढ़ के आए उपनामों में कि तीव्र विकास होता है। विकास ऐसा नहीं है कि बाल्यावस्था में ना हो, विकास बाल्यावस्था में भी होता है लेकिन आंतरिक रूप से होता है। हमारा मानसिक विकास होता है बाल्यावस्था में, हमें नैतिक चिंतन आ जाता है, नैतिक आचरण आ जाता है। इस तरह से बाल्यावस्था में क्या है, विचार होता है, विकास होता है। जबकि शैशवावस्था में क्या है, शारीरिक विकास हमको देखने को अधिक मिलता है। जैसे हमारी लंबाई बढ़ना शैशवावस्था में जल्दी से, जैसे दांत उगना, ये सब क्या हमको दिखाई देते हैं। इसलिए शैशवावस्था तीव्र विकास का काल है। तो शैशवावस्था तीव्र विकास काल की अवस्था है। फ्राइड जो मनोवैज्ञानिक आते हैं वो कहते हैं कि शैशव अवस्था बाहरी जीवन की आधारशिला है। शैशव अवस्था भावी, यहाँ साथियों भावी है, जो भविष्य में जो हम बनने वाले होंगे, भावी जीवन की आधारशिला है। भविष्य में जो हम बनने वाले होंगे उसकी आधारशिला है। क्योंकि शैशव अवस्था में जैसा बच्चे को आप सिखाओगे वो वैसा ही बन जाएगा। हमने पढ़ा था कि जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वह अपने क्या लिखता है, साश्चर्य व्यवहार लिखता है। तो भाई फ्राइड कहते हैं कि जो शैशव अवस्था है वो भावी जीवन की आधारशिला है। मतलब भविष्य में बच्चा क्या बनेगा ये शैशव अवस्था में ही तय हो जाता है। ये आपको याद रखना है, फ्राइड मनोवैज्ञानिकों का क्या है ये कथन। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जन्म के बाद शिशु का वजन पहले सप्ताह में घटता है। जन्म के बाद शिशु का जन्म पहले सप्ताह में क्या होता है विद्यार्थियों, घटता है, फिर उसके बाद बढ़ जाता है, फिर उसके बाद क्या है, बढ़ जाता है। तो शैशव अवस्था, हमने शैशव अवस्था की ये पृष्ठभूमि पढ़ी। ये क्या है विद्यार्थियों, शैशव अवस्था की पृष्ठभूमि है, जिसमें हमने उपनाम पढ़े। उपनाम में हमने पढ़ा कि ये सीखने सिखाने का आदर्श काल है, हमने पढ़ा ये तीव्र विकास काल है, हमने पढ़ा शैशव अवस्था में कि ये क्या है, जीवन की आधारशिला है, खिलौनों की अवस्था है, नैतिक शून्यता का काल है, उदासीनता का काल है और सजीव चिंतन का काल है, और हम कहें अनुकरण का काल है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए
मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, आशा और उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए, शैशव अवस्था में जो विकास क्रम है, ये सामान्य जो विकास की विशेषताएं हैं उन पर हम चर्चाएं करते हैं कि किस तरह, जब हमने देखा कि शैशव अवस्था तीव्र विकास काल है तो किस तरह इसमें विकास होता है, उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चाएं करते हैं। देखिए, सबसे हम पहले पढ़ेंगे शारीरिक विशेषताएं कि शैशव अवस्था में शारीरिक रूप से क्या बदलाव आते हैं, शारीरिक रूप से क्या परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं, जिससे हम बोलें कि ये तीव्र विकास काल है। देखिए, शारीरिक विशेषताएं हम पढ़ते हैं। शारीरिक विशेषताएं में पहली हमारी जो विशेषता है वो है कि जन्म के समय शिशु का वजन लगभग 7 पाउंड का होता है। कितने का होता है विद्यार्थियों? 7 पाउंड का होता है। जन्म के समय शिशु का वजन लगभग कितना होता है? 7 पाउंड का होता है। ठीक है। बालिका शिशु में बालक की अपेक्षा कम होता है, मतलब बालक में अधिक होता है और बालिका शिशु में क्या होता है विद्यार्थियों? कम वजन होता है। ये हम कब की बात कर रहे हैं? जन्म के जस्ट बाद की बात। तो देखिए, जन्म के समय जो शिशु का वजन है वो कितने पाउंड का होता है? 7 पाउंड का होता है। बस ये लाइन आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगली लाइन देखिए, अगली विशेषता देखिए कि जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग 20 इंच होती है। जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है विद्यार्थियों? लगभग 20 इंच होती है। तथा बालिका की लंबाई कम होती है। बालक शिशु से बालिका शिशु की लंबाई क्या है? कम होती है। तो जन्म के समय आपसे पूछा जाए शिशु की लंबाई कितनी होती है? 20 इंच। जन्म के समय शिशु का वजन कितना होता है? 7 पाउंड। अब देखिए, तीसरी विशेषता है हमारी कि जन्म के समय शिशु के शरीर में, देखिए ये महत्वपूर्ण विशेषता है, जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 270। जन्म के समय कितनी होती हैं? 270 हड्डियां होती हैं, जो बाल्यावस्था तक 350 हो जाती हैं विद्यार्थियों। जन्म के समय कितनी होती हैं? 270। बाल्यावस्था में कितनी हो जाती हैं? 350 हो जाती हैं। और अस्थिकरण के द्वारा या हम कहें जुड़ करके किशोर अवस्था में कितनी हो जाती हैं? 206। तो आपसे पूछा जाए कि एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? देन आपका उत्तर कितना होना चाहिए? 206। आपसे पूछा जाए शैशव अवस्था में कितनी हड्डियां होती हैं? देन आपका उत्तर होना चाहिए 270। आपसे पूछा जाए बाल्यावस्था में कितनी हड्डियां होती हैं? देन आपका उत्तर होना चाहिए 350। तो देखिए क्या कह रही है ये लाइन? ये लाइन ये कह रही है कि जन्म के समय, जब जन्म हुआ है तब शिशु का जो शरीर है, शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं विद्यार्थियों? 270। कितनी होती हैं? 270। एवं बाल्यावस्था में कितनी हो जाती हैं? 350। और अस्थिकरण होकर ये कितनी रह जाती हैं? 206। वयस्क होने पर कितनी रह जाती हैं? 206 रह जाती हैं। ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा कि जन्म के समय शिशु का वजन लगभग, जो शिशु के वजन के लगभग 23% भाग मांसपेशियों का बना होता है। जन्म के समय शिशु के वजन का लगभग 23% भाग किसका बना होता है? मांसपेशियों का बना होता है। तथा शैशव अवस्था के उत्तर काल में ये 27 से 28% हो जाता है। शैशव अवस्था का उत्तर काल में मतलब शैशव अवस्था जब खत्म होने वाली हो, अंतिम चरण पर हो, तब ये कितना हो जाता है? 27 से 28% हो जाता है। क्या हो जाता है? वजन। क्या हो जाता है साथियों? वजन। जो शिशु का वजन का जो है लगभग कितने परसेंट? 23%। किससे बनता है? मांसपेशियों से। मांसपेशियों से बनता है। मांसपेशियां कौन सी परत बनाती है विद्यार्थियों? मीसोडर्म। कौन सी बनाती है? मीसोडर्म। जो हम पढ़ के आए कि मीसोडर्म जो परत है गर्भावस्था में क्या बनाती है विद्यार्थियों? मांसपेशियों का निर्माण करती है। अब देखिए अब हमने कुछ पॉइंट पढ़े। क्या पॉइंट पढ़े? कि जन्म के समय शिशु का वजन 7 पाउंड का होता है। जन्म के समय शिशु की लंबाई 20 इंच होती है। और जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियां होती हैं। शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 270। जबकि बाल्यावस्था तक जाते जाते ये कितनी हो जाती हैं विद्यार्थियों? बाल्यावस्था तक जाते जाते ये कितनी हो जाती हैं? बाल्यावस्था तक जाते जाते हो जाती हैं 350। और फिर किशोर अवस्था में आकर हमको देखने को मिलती हैं 206। ये बात आपके क्लियर हुई कि नहीं? ये बात आपके क्लियर हुई कि नहीं? अब देखिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार आप इसका क्या है विद्यार्थियों? स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे चलते हैं। फिर एक बार अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये पहली विशेषताएं पढ़ी हमने, शारीरिक विशेषताएं। आगे चलते हैं हम। आगे देखिए शारीरिक विशेषताओं के कुछ और पॉइंट है। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए अब जन्म के समय धड़कन, अब हम धड़कन को देखते हैं। देखिए जन्म का, जब बच्चे का या शिशु का जन्म होता है विद्यार्थियों, तब उसकी धड़कन 140 बार धड़कती है 1 मिनट में। कितनी बार धड़कती है? 140 बार।
मतलब बहुत तेज धड़कन होती है। जन्म के समय शिशु की धड़कन कितनी बार धड़कती है? 1 सेकंड में 140 बार। फिर कुछ समय बाद कितनी हो जाती है? वो घटकर 120 बार। 1 मिनट में कितनी बार धड़कने लगती है? कुछ समय बाद 120 बार। और जब बच्चा या मतलब जो शिशु था वो वयस्क हो जाएगा, तो वयस्क होने पर हम पढ़ते हैं कि हमारा जो धड़कन है वो कितनी बार धड़कती है? 1 मिनट में 72 बार। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? कि जन्म के समय शिशु की धड़कन कितनी बार धड़कती है? 140 बार। 1 मिनट में 140 बार धड़कती है विद्यार्थियों, बहुत तेज। उसके बाद कुछ समय बाद वो कितनी हो जाती है? घट करके 120 हो जाती है। और वयस्क होने पर सामान्य हो जाती है, अर्थात 72 बार धड़कने लगती है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगली विशेषता है हमारी कि जन्म के बाद 5 या 6 माह के शिशु के दांत निकलने लगते हैं। सबसे निचले जबड़े में 2 दांत निकलते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि किस जबड़े में दांत निकलते हैं, ऊपरी या निचले? तो निचले जो जबड़ा है उसमें निकलते हैं। कितने दांत? 2 दांत निकलते हैं। तो जन्म के बाद 5 या 6 माह के शिशु के क्या निकलने लगते हैं विद्यार्थियों? दांत निकलने लगते हैं। अब आप कंफ्यूज मत होना, हमने गर्भावस्था में पढ़ा था कि 5 या 6 माह का जब शिशु हो जाता है तब उसके दांतों का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो गर्भावस्था में विकास प्रारंभ हुआ था। मैंने आपसे कहा था दांत निकले नहीं थे। दांत निकलेंगे कब? शैशवावस्था में। कब निकलेंगे विद्यार्थियों? शैशवावस्था में। गर्भावस्था में क्या प्रारंभ हुआ? दांतों का विकास, मतलब जबड़ा बन रहा था। क्या बन रहा था विद्यार्थियों? जबड़ा बन रहा था। अब क्या है? दांत बाहर निकले हैं। तो दांत निकलने वाली अवस्था कौन सी है विद्यार्थियों? शैशव अवस्था। कौन सी है? शैशव अवस्था। तो देखिए, जन्म के बाद 5 या 6 माह के शिशु के दांत निकलने लगते हैं। सबसे निचले जबड़े के 2 दांत निकलते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों कौन से दांत निकलते हैं? सबसे निचले जो जबड़ा है हमारा उसके 2 दांत निकलते हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, 4 या 5 वर्ष की आयु में कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है विद्यार्थियों? 20 हो जाती है। 4 या 5 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते बच्चे में कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है विद्यार्थियों? 20 हो जाती है, जिन्हें दूध के दांत बोलते हैं विद्यार्थियों। जिन्हें क्या बोलते हैं? दूध के दांत, या हम कहें जिन्हें अस्थायी दांत बोला जाता है। तो 4 या 5 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते जो बालक है या बालिका है उसमें दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 20, जिन्हें क्या बोला जाता है? दूध के दांत बोला जाता है, या हम कई अस्थायी दांत बोला जाता है। अब देखिए, दांतों का जो विकास है वो कैल्शियम की मात्रा के अनुसार होता है। दांतों का विकास किसकी मात्रा के अनुसार होता है विद्यार्थियों? कैल्शियम की मात्रा के अनुसार क्या है? दांतों का जो है विकास होता है। और बालक की अपेक्षा बालिका में दांत जल्दी आते हैं। बालक की अपेक्षा विद्यार्थियों बालिका में दांत जल्दी आते हैं। अब देखिए, अब इसका आप बढ़िया स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये पॉइंट है भाई, ये 5वां पॉइंट था आपका, ये 6ठा, ये 7वां। इनमें कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने ये मिटाए हैं। ये 8वां, ये 9वां। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। 5, 6, 7, 8 और ये 9वां, ये पॉइंट है ना, इनमें कंफ्यूज मत होना। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए विद्यार्थियों सभी। चलिए देखिए, ये हमने किसकी विशेषताएं पढ़ी विद्यार्थियों? शैशव अवस्था में जो शारीरिक विशेषताएं थी वो पढ़ी। शैशव अवस्था में शारीरिक विशेषताएं क्या थी? किस तरह दांत उगते हैं? 5 या 6 माह में दांत उगने प्रारंभ हो जाते हैं। निचला जो जबड़ा है हमारे, सबसे पहले उसमें 2 दांत उगते हैं। ये बात आपको याद होना चाहिए। जैसे ही जन्म होता है धड़कन होती है 140, जन्म के कुछ समय बाद धड़कन हो जाती है 120 और वयस्क होने पर नॉर्मल हो जाती है 72। ये बात भी हमने पढ़ी। कुल दांत 20 उग जाते हैं 4 या 5 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते। अर्थात हम कहें कि शैशव अवस्था के उत्तर काल में आपसे पूछा जाए दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? लगभग 20 हो जाती है। 20 हो जाती है, जिन्हें क्या बोला जाता है? अस्थायी दांत बोला जाता है। ये कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। आगे देखिए, अब बौद्धिक विकास किस तरह प्रारंभ होता है? शैशव अवस्था में हमने पढ़ा शारीरिक विकास, अब हम पढ़ेंगे बौद्धिक विकास कि किस तरह उसकी बुद्धि का विकास प्रारंभ होता है। देखिए, पहला इसमें पॉइंट है कि जन्म के समय शिशु के शरीर का लगभग 22 से 25% भाग सिर का होता है। अब देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप सामान्य बात है, आप सभी जानते होंगे। जब भी बच्चे का या शिशु का आपने देखा होगा, किसी भी शिशु का जब जन्म होता है हम उसको देखते हैं, हाथों में लेते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका सिर बहुत बड़ा लगता है हमको, जबकि पूरा शरीर छोटा सा लगता है विद्यार्थियों। तो ये बात यही कह रही है। क्या कह रही है ये लाइन? कि जन्म के समय शिशु के शरीर का लगभग 22 से जो 25% भाग सिर का होता है विद्यार्थियों। सबसे बड़ा क्या होता है? सिर होता है जन्म के समय, परंतु प्रौढ़ होने पर
मतलब धीरे धीरे बड़ा होने पर, प्रौढ़ होने पर, किशोर अवस्था के बाद आती है ये अवस्था प्रौढ़ावस्था, परंतु प्रौढ़ होने पर सिर मात्र कितना रह जाता है विद्यार्थियों, 10% रह जाता है और पूरा शरीर कितना हो जाता है, 90% हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं कि जन्म के समय शिशु के जो शरीर का लगभग 22 से हम कहें 25% जो भाग है वो सिर का होता है, परंतु प्रौढ़ होने पर जो सर था हमारा, जो सिर था हमारा, वो कितना रह गया विद्यार्थियों, कितना रह गया, 10% रह गया। ठीक है, बाकी हमारा शरीर दिखने लगता है, लंबाई चौड़ाई भार ये सब कुछ में जो है दिखने लगता है। ये बात करिए। अगला पॉइंट है हमारा कि जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का जो वजन है वो कितना होता है, 350 ग्राम, 350 ग्राम होता है। ये भी हमारे लिए क्या है विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखिए कुछ परिभाषाएं, क्या परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। जॉन लॉक जो मनोवैज्ञानिक है विद्यार्थियों, जॉन लॉक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वह अपने अनुभव से क्या लिखता है, जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है, जिससे वह अपना क्या लिखता है साथियों, अनुभव लिखता है। किसने कहा है, ये जॉन लॉक ने। ये परिभाषा मैंने आपको पहले भी लिखा दी, अब भी आप लिख दीजिए। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरे मस्तिष्क के समान होता, कोरे कागज के समान होता है विद्यार्थियों, जिस पर वह क्या लिखता है, अपने अनुभव लिखता है, अपने व्यवहार क्या है विद्यार्थियों लिखता है। ये बात मैंने आपको पहले भी समझा दी। एक मनोवैज्ञानिक का गुडएनएफ, क्या नाम है विद्यार्थियों, गुडएनएफ जी कहते हैं कि 3 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का आधा विकास हो जाता है। 3 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते बालक की जितनी भी बुद्धि का विकास होना होगा उसमें से 50% विकास हो जाता है। अर्थात हम कहें कि शैशव अवस्था में विकास, बुद्धि का विकास कितना हो जाता है, लगभग 50% बुद्धि का विकास हो जाता है। तो गुडएनएफ जी कहते हैं कि 3 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते बालक की बुद्धि का लगभग आधा विकास हो जाता है। वहीं फ्राइड जो मनोवैज्ञानिक आते हैं वो कहते हैं कि लगभग 5 वर्ष की आयु तक बालक को जो बनना होता है वह बन जाता है। फ्राइड मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि लगभग 5 वर्ष की आयु तक बालक को जो बनना होता है वह बन जाता है। कौन से मनोवैज्ञानिक कहते हैं विद्यार्थियों, फ्राइड मनोवैज्ञानिक कहते हैं। अब देखिए, ये हमने बौद्धिक विशेषताएं पढ़ी। बौद्धिक विशेषताएं मस्तिष्क से संबंधित, इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जन्म के समय मस्तिष्क का वजन कितना होता है शिशु के, 350 ग्राम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कौन सी है कि जन्म के समय शरीर का लगभग 22 से 25% हिस्सा 22% हिस्सा सिर का होता है, जबकि प्रौढ़ होने पर ये 10% रह जाता है। आपने भी देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है तब उसका सिर हमको कितना बड़ा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसके हाथ पैर या सिर का, उसके शरीर का जो है हम कहीं विकास होना प्रारंभ होता है, सिर उसका छोटा सा रह जाता है, बाकी शरीर उसका जो है हष्टपुष्ट हमको दिखने लगता है। आगे जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है विद्यार्थियों, 350 ग्राम का। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वह अपने क्या लिखता है, अनुभव लिखता है। गुडएनएफ जी कहती हैं कि 3 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का आधा विकास हो जाता है। फ्राइड जी कहते हैं कि लगभग 5 वर्ष की आयु तक बालक को जो बनना होता है वह बन जाता है। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए विद्यार्थियों, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आप, आज हमने क्या पढ़ा विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा शैशव अवस्था में विकास क्रम, किस तरह शैशव अवस्था में जो है विकास प्रारंभ होता है। हमने पिछली वीडियो में जब गर्भावस्था को देखा, उसमें देखा हमने भ्रूणावस्था को देखा, तो हमने उसमें देखा था कि जन्म के बाद किस तरह बालक का विकास होता, जन्म से पहले किस तरह बालक का जो है विकास होता है। आज की वीडियो में हमने देखा है कि किस तरह जन्म के बाद विकास होता है। अगली वीडियो में शैशवावस्था के सिद्धांत या हम कहें बाल्यावस्था से पहले क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनको लेकर चर्चाएं करेंगे। चलिए साथियों, मैं लेता हूं आपसे विदा। राम राम, खम्मा गढ़ी, नमस्कार विद्यार्थियों। और क्यूज कंपटीशन क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने पर मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक जो है अभिनंदन करता हूं विद्यार्थियों। आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप जो है निरंतर अध्याय में लगे हुए हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है विद्यार्थियों, इस पर आप हाई लिख कर भेजिए, हम आपको हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड करेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नए कंसेप्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय भारत, राम राम, खम्मा गढ़ी।